जेवढा वेळ मला दिलेला आहे तर ते मी सर्वोच्च न्यायालयातले माझे अनुभव सांगेल. 20 वर्ष मी ही लढाई लढत आहे. आणि रोडेश्वर सरांनी 1-2 प्रश्न विचारले तर नाही चहा तर कमीत कमी प्रदीप भाई पाणी तो दे दो तो पी लेंगे थोड़ा सा. आता 20 वर्षात हे जे लढे लढल्या गेले ते सगळे इंग्रजीत आहेत. त्यामुळे मी प्रयत्न करेन की ते हिंदीत किंवा मराठीत ट्रान्सलेट करू शकू. माझी मराठी तेवढी काही चांगली नाही आहे. बेसिकली मी एक इंजिनियर आहे. भारतातले SC ST आणि OBC किंवा DTNT आपण मायनॉरिटीला विसरू शकतो. तर त्या लोकांनी लढाईमध्ये वकिलांनी इंटरेस्ट घेतला. बिकॉज our liars belonging to बहुजन समाज mostly they are interested in जमानत घेणे आणि जमानत देणे याच्यात त्यांचं जास्त जीवन जाते. आणि ह्या केसेस कसं कायद्याचा अभ्यास फार करावा लागतो. रोज अभ्यास केल्यानंतरच या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतात. त्यामुळे इथं जे वकील बसले असतील त्यांनी निदान काही नाही तरी आर्टिकल 309 आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ वाचून घ्यावा. कारण येणाऱ्या दिवसात जसं साहेब बोलले त्याप्रमाणे आरक्षण संपवण्याची ही चिन्हे आहेत. माझ्या 20 वर्षाचा अनुभव सांगतो. तर ते आरक्षण संपवण्याचे जे आता वाटचाल सुरू आहे तर त्यामुळे उद्या कदाचित हे संपवू शकतील जर हे निवडून आले. म्हणजे मी स्पष्टच बोलतो, ज्यांना विषमता, असमानता, अन्याय, शोषण, अत्याचार किंवा हे जे कुकी आणि मैत्रीची केस आहे यांनी सांगितली तर त्या पद्धतीनं हे चाललेलं आहे. आणि जे आम्ही तुम्हाला कॅडर कॅम्पमध्ये इंडिकेटर्स ऑफ ब्राह्मणिझम शिकवतो त्याप्रमाणे त्यांच्या पद्धती चालू. तर मी ट्राय करतो हिंदीत किंवा मराठीत तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा. पहिली गोष्ट, आता यांनी विचारलं की कोकी आणि मैत्री, तर मी सर्वोच्च न्यायालयात होतो तर मणिपूरचे काही लोक तिथे भेटले मला. Do you try to understand the basic phenomena of anti-tribal mechanism? तर एक भारतातले नाही विदेशातले एक गृहस्थ होते. त्यांनी एक रिसर्च केला. त्या रिसर्च मध्ये असं म्हणणं पडलं यानंतर SC ST मधल्या ज्या प्रगत जाती आहेत आणि पोट जाती त्यांना BJP किंवा RSS हात लावणार नाही, पण त्यांच्यातल्याच पोट जातीचा दुरुपयोग करून आपल्याकडे ओढून ते तुमच्या विरुद्ध वापर करतील. ट्राय टू अंडरस्टँड. जसं साऊथ इंडियात मालाला मादिगा विरुद्ध भडकवलं आंध्र प्रदेशात आणि आंध्रातले नाटकं सुरू केले त्यांनी. तेलंगणात तीच परिस्थिती आहे. तर मी सर्वोच्च न्यायालयात जातो म्हणून महार धर्मांतरित बौद्धाच्या अगेन्स्ट मातंगाला भडकवलं महाराष्ट्रात आणि त्यांना सांगितलं हे तुमचे जे 13% आरक्षण आहे बरं का घोडेस्वार, यात तुम्ही तुमच्या वाटा मागा. दिस इज बेसिक डिस्क्रिमिनेशन दे हॅव डन. आणि त्यातले विकलेले लीडर ज्याच्यावर संशोधन झालं ते संशोधनाची कॉपी माझ्याकडे मी देऊन टाकेल तुम्हाला. एलाइट हरिजन अँड देअर बेसिक आयडियोलॉजी अगेन्स्ट शाहू फुले आणि बाबासाहेब. एलाइट हरिजन हा शब्द रिसर्च मध्ये वापरला गेला. आणि सेम एनालॉजी इज अडॉप्टेड इन कुकी अँड मैतेई. मैतेई म्हणजे ज्यांना मोदीजी सपोर्ट करतात आणि कुकी म्हणजे आयडियोलॉजिकली बेस वाले ट्रायबल्स. जसं विदर्भात मी काही दिवस राहिलेलो आहे, मला त्यातलं वातावरण मानवलं नाही, इकडे आलो. हलबा कोष्टी आणि इतर आदिवासी त्यांच्यात भांडणं लढवून ठेवली. तर हा जो ब्राह्मणवादाचा माइंड असतो, बाबासाहेब बोलून गेलेले आहेत, दे आर हॅव्हिंग माइंड विदिन माइंड.
त्यामुळे ते 100 वर्षाचे पुढचे विचार करतात ना, आपण 10 वर्षाचे पुढचे, 90 वर्षाचा फरक आहे. आणि आपण आउटकम म्हणजे परिणामावर रिएक्ट होतो, पण बेसिक काज म्हणजे याचं कारण काय त्याच्याकडे जात नाही. आता तुम्हाला माहित नसेल तर मी सांगून देतो, मणिपूर बद्दल मला सुप्रीम कोर्टात असं सांगण्यात आलं, तिथला जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस होता, काहीतरी नाव आहे त्याचं, टँगोल वगैरे काहीतरी, तो बॅलन्स करत होता यांना आणि त्यांना हटवून टाकलं. पहिला मुद्दा. अनुसयाताई उके ह्या छत्तीसगड मध्य प्रदेश मधून आलेल्या राज्यपाल आहेत. रिपीटेडली शी हॅज रिटन सो मेनी लेटर्स टू द अमित शाह, वारंवार लिहिलं, हैंडल प्रॉपर्ली. पर अगर मुझे झगड़ा बढ़ाना ही है, आपको मारना ही है, ये मेरा इंटेंशन है, तो आई शुड हैव बिलीव इन मॉरलिटी एंड डिग्निटी ऑफ यू पीपल. कशाला मी फिरत करतो? कारण मी इलेक्शन कमिशनवर डेप्युटेशनवर असताना यांचे धंदे बघितलेले आहेत, भोगलेले आहेत. महाडेंजर लोक आहेत ते. तुम्हाला सांगेल तर तुमचे आश्चर्य वाटेल. इन्स्ट्रक्शन येतात डायरेक्ट की असंच करायचं आहे. ज्या दिवशी आम्ही 17 तारखेला गेलो सुप्रीम कोर्टात, आम्हाला सांगण्यात आलं आज तुमचं हिअरिंग फायनल आहे. वी आर व्हेरी हॅपी. तुमच्या सगळ्यांच्या आरक्षणाचा, पदोन्नतीचा सगळ्यात निकाल लागणार होता, 50%चाही निकाल लागणार होता, जर्नल सिंगचाही निकाल लागणार होता. आणि 12 वाजता आम्हाला सांगण्यात आलं की तुमची स्पेशल बेंच आज आम्ही कॅन्सल करतो कारण जज साहेब सुट्टीवर आहेत. काय झालं असेल सांगा. आम्ही त्या कॅन्टीन मध्ये बसलो आणि कोणीही कोणाशी बोलायला तयार नव्हतं. आता महाराष्ट्रात तुम्ही म्हणता की रिझर्वेशन पाहिजे ज्युडिशियरी मध्ये, बरोबर आहे. तुमचेच लोक तुमच्या विरोधात तिथे बोलल्यावर तुम्ही तरी काय करायचं? मी शेड्यूल कास्ट बद्दल बोलतो, ट्रायबलचे तर नाहीच आहेत. युअर पीपल आर युज्ड अगेन्स्ट यू आणि हे सांगायला तयार असतात तुम्हारे आदमी ने किया है, हम क्या कर सकते हैं? दैट इज द डबल स्वॉर्ड. तो इतिहास मी तुम्हाला सांगेन. जे प्रत्यक्ष लढतात ना ते खूप भोगतात. कधी कधी रडायला येते आम्हाला, कारण या महाराष्ट्रातला किंवा देशातले वकील आरक्षणाचे मेकॅनिझमच समजत नाही. कोणीतरी लिहावं हे पुस्तक. आणि मी तर साहेबांना विनंती करेल घोडेस्वार साहेब, एक ऐसा इंसान जो हमारे बीच में आज है, जिसने इन सारी चीजों को गहराई में अध्ययन किया है, वो घोडेस्वार साहेब. आज 20 वर्षाच्या अनुभवानंतर सुप्रीम कोर्टाचं मी सांगतो, व्हॉट इज रिप्रेझेंटेशन अँड व्हॉट इज रिझर्वेशन यातला फरक सुप्रीम कोर्टाच्या 25 पैकी 20 जजला समजत नाही. सर, they always talk about reservation. It indicates that you are getting certain thing as an incentive. तुमको कुछ तो भी भीख दिया है करके. Whereas representation is that your people are representing in the services. तुमचं प्रतिनिधित्व आहे. मग एफिशियन्सी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन गेली खड्ड्यात. मग तुमचं प्रतिनिधित्व आहे तर काय जबरदस्ती दिलेलं आहे. तुम्ही क्वालिफाय होता, आता मी लोकसेवा आयोगात मेंबर होतो. तुम्ही सगळे क्रायटेरिया क्वालिफाय करता, मेडिकल क्वालिफाय करता, पोलीस व्हेरिफिकेशन क्वालिफाय करता, पर्सेंटेजचा क्रायटेरिया, तेव्हा कुठे आम्ही तुम्हाला सिलेक्ट करतो. मग तुम्हाला फेवरेटिझम देण्याचा प्रश्न येतो कुठे? द ओनली थिंग इज दॅट तुम्ही शेड्यूल कास्ट आहात, तुम्हाला 13% आरक्षण दिलेलं आहे महाराष्ट्रात. त्याचं कारण असं आहे की केंद्रानंच ठरवलं होतं की डेमोग्राफिक पर पर्सेंटेज. पण 100 पोरांनी जर शेड्यूल कास्टच्या अप्लाय केलं तर त्यातले 13नाच नोकऱ्या मिळतात. उरलेले 87ला देता येत नाही कारण लोकसंख्येचे प्रमाण हा क्रायटेरिया आहे. मग बाकीच्यांनी काय करायचं? दॅट इज द पॅराडॉक्स. हा जो फरक आहे रिप्रेझेंटेशनचा आणि
रिजर्वेशन। तुमने कोई रेलवे में सीट आरक्षित नहीं किया कि चले जाओगे, तुमने तुम्हारा प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये हा जो एलाइट हरिजन मध्ये एक आणखी रिसर्च झाला, त्याचे सगळे डिटेल्स मी देईल तुम्हाला, की जे शिकतात, नोकऱ्या करतात, बाबासाहेबांच्या नावानं मन सांगतात की यांच्यामुळे आम्हाला नोकऱ्या मिळते, ते गेल्या 15 वर्षात समाजासाठी काय करत आहेत। इट इज अ रिसर्च कंडक्टेड, भयानक रिसर्च। इव्हन सुप्रीम कोर्टात जेव्हा आरक्षणातून पदोन्नतीचा प्रश्न आला, तेव्हा जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला 10-11 प्रश्न विचारले, त्यात एका प्रश्नाचे उत्तर देताना महाराष्ट्र शासनात तेही नवबोध IAS आणि विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीचे अधिकारी, त्याचं नाव सुमित भांगे, यांनी सरकारचं एफिडेविट आणलं होतं सुप्रीम कोर्टात की SC ST ला आरक्षण देता येईल पदोन्नतीत, DT-NT म्हणजे 11% देऊ नका, असं एफिडेविट होतं। आणि आम्ही महाराष्ट्र सदन, तुम्हाला माहित असेल गेली, त्यात त्यांना म्हटलं इसके पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए यहाँ से उठ के चले जाओ। They are your people representing society in the government and they are submitting affidavit against you that DT-NT ला हे कोण लागू केलं? ही परिस्थिती आहे। तो एफिडेविट आम्ही विड्रॉ करायला लावला, कारण स्कोप जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने डिसाइड केला होता त्यावेळेस हा प्रश्न नव्हता, ज्याला म्हणतात आर्ग्युमेंट ऑफ सिलेक्टिव्हिटी। या आधाराच्या खाली हे मागासवर्गीय अधिकारी असे वागतात, समाज कल्याण विभागही असंच वागतो। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, विशेष घटक योजना महाराष्ट्रात लागू झाली तर त्याचे फंड दुसरीकडे डायव्हर्ट करण्यासाठी जे IAS अधिकारी होते महाराष्ट्रात, त्यात सगळेच्या सगळे हे मागासवर्गीय अनुसूचित जातीतले होते। दे हॅव डायव्हर्टेड द फंड्स। आणि ओबीसी तर धड जागे नाहीत ना धड झोपलेले नाहीत। क्या आप लोग मुझे बता सकोगे, जब हम लोग ड्राफ्ट कर रहे थे रजिस्ट्रेशन एक्ट, कई ओबीसी को मैंने पूछा, भाई 19% आया कहां से? मैं इसका किस्सा बता रहा हूँ। 13% शेड्यूल कास्ट, 7% ST, 11% DT-NT आणि तुम्ही 305 जातीचे ओबीसी, तुम्ही 19% महाराष्ट्रात आरक्षण घेण्याचा आधार काय? कारण यांनीच आता सांगितलं 52%। मी आणि योगेंद्र यादव या गोष्टीवर सहमत आहोत की तुम्ही 52% नाही आहात, आमचं कॅल्क्युलेशन प्रमाणे 42 ते 44%। When in Maharashtra you are having 305 caste, you are getting 19%. कधीतरी ओबीसीने प्रश्न विचारला का हो शासनाला की 19% आले कुठून, जेव्हा आम्ही 42% ते 44% आहोत? Why you people are not asking the questions? कित्येक ओबीसींना मी विचारलं, MP MLA, अहो तुम्ही रिप्रेझेंट करा, हे 19% कॅल्क्युलेट कसं काय? तर म्हणे डेमोग्राफिक कैलकुलेशन। कौन ही केले थे? आप लोगों में से किसी को पता है ये बात? आपने कैसे मान लिया कि ओनली 19% आरक्षण? किसने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि 50% ही आरक्षण चाहिए, नो लिमिट? मैं थोड़ा चाय पी लूं क्योंकि मैं थक के बहुत आप बताइए ओबीसी 7% 49 to 51 सब कास्ट है ट्राइबलच्या, मातंग लेके ये 49-50 में एडजस्ट हो जाते। विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती 48% एडजस्ट होता है। सॉरी 48 जाती, तुम्ही 305 बता। आप लोगों ने जैसा साहब कह रहे थे ना, देवीदास लोडेश्वर कह रहे हैं जाना चाहिए। अब हम तो बुढ़ापे की दहलीज के ऊपर आ गए, आप लोग जा रहे हैं, सोचो
किसी को पूछा आपने? मैंने एमएलए लोगों को पूछा, एमएलए पे भी रिसर्च हुआ, मैंने लाया कि ये विधानसभा आणि पार्लियामेंट में जाऊन करतात काय? तो बोले सर उसका निष्कर्ष ये निकला कि ये पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने समाज को नहीं। ये रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा। तुम जिनको चुन के दे रहे हो एससी एसटी ओबीसी को, they are not your people, they are people of the party to which they belong. क्या करोगे इसे? सोशल लीडरशिप तो आपने डेवलप ही नहीं किया। बड़े कठिन सवाल। क्यों कुलदीप रामटेके को जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने की? यहाँ तो इतने वकील हैं। बेसिक ड्राफ्ट लिखना रहा तो मुझे पूछा जाता है। अब ये हमारे शेड्यूल कास्ट भाई, ये लोग केंद्र ने कहा कि इनको 15% रिजर्वेशन है, मैंने ऑब्जेक्शन लिया। इन लोगों को ये नहीं पता कि इनकी आज की पॉपुलेशन 16.2% है, हमने बताया। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि दे आर नॉट 15%, दे आर मोर देन 16। आरक्षण उस परसेंटेज पे चाहिए। ट्राइबल लोगों को कहा आप एक वीडियो लेके आओ, 7% आप बोलते हो, एक्चुअली आप 8.6 के ऊपर। रिसेंट डेटा है गवर्नमेंट का, हमारा नहीं। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पूछा हमको व्हाट इज देयर परसेंटेज, और बाद में बदल गए। नो वी विल गो फॉर द 15 and 7%। ये हाल है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं? आंसर इज नो। आपको बताओ, सर ने बात निकाली। मेरे टीचर जस्टिस कृष्णा अय्यर, जिन्होंने मुझे लॉ सिखाया, मैं एलएलबी नहीं हूँ, उनका ऑफिशियल एक कहना था कि जुडिशियरी एंड पुलिस आर अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, स्पेशली दलित। बोलो क्या कहना? इज अथॉरिटी इन द लॉ इन द वर्ल्ड। रंजन गोगोई साहब को देखने के बाद आपको लगता है इनको कुछ लॉ समझता होगा? सोचो। अब ये अपने चंद्रचूड़ साहब, ये तो फॉरेन रिटर्न है। कितने लोगों को ये मालूम है कि इन्होंने अफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन पे किताब ली, उनकी किताबें गायब कर दी इंडिया से। आज सुप्रीम कोर्ट मुझे एक कॉपी तो दो पढ़ने के लिए। महान इंसान है, आपने उनका सम्मान करना चाहिए। अडानी को तमीज सिखाई, ब्रजभूषण सिंह को तमीज सिखाई, राहुल गांधी के केस में चलो यहाँ से बात इस तरह से एफिडेविट देना चाहिए, वो सिखाया। आदमी सही है, लेकिन उनके भी कुछ हाथ बंधे हुए हैं, आपने सोचना चाहिए। हम नवनीत राणा के केस आपने सुना होगा। हमने जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि ये मैडम का तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया, हाई कोर्ट ने कर दिया, हियरिंग क्यों नहीं हुई? वो हंसने लगे, कहने लगे अरे कमीत कमी तिला आता पुढचं टर्म तो कंप्लीट करू दे, आता काही दिवस राहिलेले आहेत। ये आंसर है। क्या करोगे आप? तो जब सब रास्ते थक जाते हैं ना, तो एक रास्ता है, वो रास्ता है शाहू फुले बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया होगा कि उनके कदमों में झुकना पड़ता है कि सर अभी करे तो क्या करें। तो वह रास्ते के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद, मेरे को आपने बुलाया और इस परिषद में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये हुई जनरल बातें जो मैंने बताया। मुझे जो विषय दिया गया, व्हाट इज हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाने के पहले मैट में जाना पड़ता है, मैट में जाने के पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। और ये सारे लोग आरक्षण और प्रमोशन को किस ढंग से देख रहे हैं। तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं, हम ड्राफ्ट लिखते हैं, लेकिन सिर्फ बाद महाराष्ट्र की बात बोलेंगे। 14,50,000 के स्ट्रेंथ है आप लोगों की सर्विसेज महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिसमें 14,50,000 राज्य शासन के कर्मचारी हैं। इसमें 13% शेड्यूल कास्ट, 7% ट्राइबल यानी 20% हो गए, 11% DT&T
उसमें भी इन लोगों ने अबकड डाला और झगड़े लड़ा दिए, और उन लोगों के अबकड, धनगर, बंजारी इनके झगड़ों में वो अबकड के कारण 2.5 मैंने बोला था जिस वक्त ड्राफ्ट हो रहा था इनको 1 कर दो, क्योंकि आप ध्यान में रखो ऐसे सब कैटेगरी अगर आप लोगों ने बनाया तो आरक्षण का अर्थ चला जाता है और झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल कुकी और मैती। राजनीति ने मैती को प्रोटेक्शन देके अन्याय करने के लिए, मारने के लिए प्रोत्साहन दिया। कुकी उनके साथ में संख्या में कम है और झगड़ा लड़ा दिया। यही झगड़ा DTNT में चल रहा है और आगे शेड्यूल कास्ट तक के भी आ सकता है। तो अबकड वाले चक्कर में पढ़ो मत। उसके 2 कारण, एक आरक्षण किंवा प्रतिनिधित्व हे व्यक्तीला नाही समाजाला दिले जाते। दिस इज द लॉ पॉइंट. You are not getting reservation, facility of reservation because you are brilliant. No. You are getting reservation because you belong to that caste. ज्या जातीत तुम्ही जन्माला आले त्या जातीवर होणारा अन्याय, अत्याचार कमी करण्यासाठी तुम्ही ज्या अर्थी शिक्षित होऊन ती अर्हता आणि योग्यता प्राप्त केली आहे म्हणून तुम्हाला आरक्षण मिळते. समाज से नाता मत तोड़. और तोड़ते हुए देखा है मैं तो नागपुर में ये भी देखा कि ये शेड्यूल कास्ट नवबौद्ध पहले इंदौरा में रहते हैं, अच्छी नौकरी लगने के बाद हायर इनकम ग्रुप में जाते हैं और बाद में सिविल लाइन में घर लेते हैं, धर्मपेट में रहने को जाते हैं और कहते हैं इंदौरा में गवार रहते हैं। ये बेईमानी और पाखंड, because they did not understand बेसिक कंपैशन। बाबा साहब की करुणा इनको समझ में नहीं है, ना ही शव महाराज की करुणा समझ में आई। शव महाराज के सेंटररी फंक्शन में मैं गेस्ट था। मैंने शव महाराज की ये पूछा उन लोग की 26 जुलाई का GR निकालते तो शव महाराज ने ब्राह्मणेतर ये शब्द क्यों यूज किया? Why? वो और चाहते तो कुछ और बोल सकते थे। तो मैं तो गेस्ट था तो मुझे ये बताया गया, बहुत तकलीफ दी साहब बोले शव महाराज। तो शेनवी, पारसी, ब्राह्मण और जो उच्च वर्णीय है उनको छोड़ के 50% आरक्षण। और आपको बताओ ये लोग सिर्फ 15% थे उस वक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये पारसी हो गए। और इन लोगों को जब उस वक्त 50% आरक्षण बहुत हो गया क्योंकि पड़ गए थे थोड़ा सा, और फिर बाकी लोगों को 50% आरक्षण। तो लोकमान्य तिलक से लेके झगड़े मालूम है आपको भी। शाहू महाराज ने हम लोगों को 26 जुलाई 1902 में 50% आरक्षण दिया। 23 मई 1974 को महाराष्ट्र सरकार ने पहला गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला, आप लोगों को 24% आरक्षण दिया। कितना बड़ा फर्क है, कहाँ 50% और कहाँ 24%। आप लोगों के लिए जब आरक्षण का कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो हमने आपको भड़काया ओबीसी को कि तुम्ही आरक्षणातून पदोन्नतीसाठी भांडत का नहीं। कहाँ लिखा है कि ओबीसी को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता? बोली बैठे हो आप लोग, वेयर इज द प्रोविजन? कहीं नहीं। सर ने इंदिरा साहब ने का केस बताया। अब कैलकुलेट करो ना, महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इट इज ए बोगस डिसीजन। पार्टी वालों को मैं भी जानता हूँ, जस्टिस जो 10 साल की बात किया ना, इसको बोलते हैं आर्ग्युमेंट ऑफ सिलेक्टिव्हिटी विथ पीथ अँड सबस्टन्स. म्हणजे तुम्हाला कन्व्हिन्सच नाही करायचं, जर कन्फ्यूज करून ठेवायचं आणि कन्फ्यूज केल्यानंतर कन्व्हिन्स करायची गरज नाही, कारण तो जज आहे आणि त्याचा पॉवर तो मिसयूज करू शकतो. दॅट इज द एनॉलॉजी. किती जज सांगू तुम्हाला, बोलताना काहीतरी उटपटांग गोष्टी बोलतात. मला एका जजने म्हटलं होतं इरिगेशन डिपार्टमेंट मध्ये, करप्शन इज द क्रायटेरिया अँड स्कॉल इज युअर लिमिट. मैं पढ़ा क्या? बोला आई विल लॉन्च कंप्लेंट विद द सुप्रीम कोर्ट. जो वकील था मेरा, उसने कहा सर तुम्ही याची कंप्लेंट केली तर रोज मला हर वेळेला फाईन भरावा लागेल.
हाथ जोड़ लेते हैं तो अभी चैम्बर से बाहर निकाला। ये हालत है। दैट इज इंडियन जुडिशियरी। इसलिए कबीर ने बोला है कि कबीरा ब्राह्मणवाद की कथा जहां चाहे ले जाओ, अंधे बैठे ठेलिया ये चोरों की नाम। एक्चुअल वर्जन ये है, कबीरा ब्राह्मणवाद की कथा, 100 चोरन की नाव, अंधे बैठे ठेलिया चाहे जहां ले जाओ। आपको ब्राह्मणवाद इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा, आपको सुनना पड़ेगा। इवन बुद्ध ने कहा था, जब उनको ये बोला था कि न्यायशाला के ऊपर से भिक्षु बाजू से जा रहे थे, तो बुद्ध को ये बात बताने लोग आए कि वो तो जज सोए रहते हैं। बुद्ध ने कहा इनको मालूम है जजमेंट क्या देना है, और जजमेंट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं देना है, क्या करोगे? आप बोलते हो हमारे प्रतिनिधि वहां चाहिए। अब आप लोग कानून पढ़ते हैं, कोई वकील होगा तो बताओ, आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है कि आईएएस जैसी इंडियन ज्युडिशियरी सर्व्हिसेस चाहिए। क्यों नहीं आपने आंदोलन किया? म्हणजे आपण आयएएस मध्ये भरतो तशा पद्धतीने जज भरू शकतो आपण, हे लिहिलेलं आहे। का वाचत नाही तुम्ही? तेच कळत। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैंने बोला कि बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट डालो, ये मैंने डलवाया, क्योंकि महाराष्ट्र की शकुंतला वर्सेस नीलकंठ के केस में ये डिसीजन हुआ है हाईकोर्ट का कि ये शादी में सप्तपदी नहीं हुई है, इसलिए इन लोगों को ये दिया जाए, इनको हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। ये बौद्धों के अगेंस्ट में डिसीजन है। जब श्रीलंका से हमने कांटेक्ट किया तो श्रीलंका में बौद्धों की शादियां बिना जयमंगल अष्टगाथा होती नहीं, कानूनन मान्यता है उसको। ये भी आपको बताना चाहिए। यस सर, दिस इज द रियलिटी। विदाउट जयमंगल अष्टगाथा बाहु सच्चंच सिप्पन से लेकर तो दारादि धम्म विधि, देयर इज नो लीगल मैरिज इन श्रीलंका। एंड यहाँ तुम्हें जज ये कहता है कि तुमने सप्तपदी नहीं लिया इसलिए बुद्धिस्ट मैरिज तुम्हारा गलत है। इतना बड़ा इंसल्ट। मैंने कहा बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट आएगा और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड तुम्हारा कैसा ड्राफ्ट मंजूर होता है तो हम भी देखते हैं। क्यों नहीं लड़ते आप? कमिंग बैक टू आरक्षण की स्थिति महाराष्ट्र 14,50,000 है। आप में से कितने लोग इस आरक्षण की लड़ाई को सपोर्ट करते हैं? मेरे ख्याल से तो आप में से कोई भी नहीं। आर्थिक का कोई मदद नहीं करता आपको, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजों को समझना चाहिए। इन्होंने चिट्ठी दिया तो मैं अपने 5 पॉइंट बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो रेफरेंस बताया वो किताबों के नाम बता देता हूँ। इस परिषद से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में बोलने के लिए अपना अच्छा वकील अपॉइंट नहीं किया है। आपने यहाँ के मुख्यमंत्री को ये पूछना चाहिए कि भैया सरकार गिराने और सरकार उछालने से तुझे अगर फुर्सत मिल गई होगी तो एक वकील तो दे दे यार। आस्क योर चीफ मिनिस्टर भाई, he has not given। ये एक सवाल आपने पूछा। दूसरा सवाल इन्होंने जो बोला AWS आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण को बाकी बात चलेंगी। ये जज का नाम लिया इन्होंने, जो काय नाम पटवारी नहीं आता बोल रहे हैं नहीं, पटवारी या परवानी, पार्टी वाला। आपको पार्टी वाला की हकीकत मालूम है जज की? आप में से बहुत लोगों को ज्येष्ठता सूची समझती है, सीनियरिटी लिस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम अपॉइंटमेंट होने के पहले एक लिस्ट तैयार की। ये वो लिस्ट में पहली था ही नहीं है पार्टी वाले। हेज फ्रॉम गुजरात क्या डर, मगर हमको सपोर्ट करेगा इसलिए उनको लिया गया। आप कभी भी PIL सुप्रीम कोर्ट में डालोगे तो ये हालत हो जाएगी इन लोगों की, आपको आंसर नहीं देंगे। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मान के देखिए, he is not senior and entitled for
अब इन्होंने क्या किया, स्वेच्छाधिकार उपयोग किया और उसमें अब वो जज जिसको बीजेपी की सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया, वो उनको प्रोटेक्ट करेगा या तुमको प्रोटेक्ट करेगा, फैसला आपको करना। ज्येष्ठता सूची ये क्रमांक से बनती है, गवर्नमेंट सर्वेंट के बाद में समझ में आता है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड। जब ज्येष्ठता सूची में ही नहीं था तो सिलेक्ट लिस्ट में आया कैसे? ही इज टू जूनियर। वो जस्टिफाई कर रहे इकोनॉमिक आरक्षण को, वो भी 10%। सर ने आपको बता दिया ये क्राइटेरिया चलेगा नहीं, क्योंकि कास्ट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द इकोनॉमिकल क्राइटेरिया। कास्ट इज डिसाइडेड by the atrocities and insult and exploitation by the social order of this country. अब अगर करोड़पति भी हो आप, तो क्या आप अपनी कास्ट को बदल सकते हो? कास्ट इज नॉन ट्रांसपेरेंट, जात बदलती नहीं। कल मुझे कुलदीप रामटेके को कोई ब्राह्मण या देशपांडे बोलने वाला नहीं है। जिस जात में मैं पैदा हुआ उसी जात में मैं मर जाऊंगा। ये इस देश ने सबसे बड़ा अपमान मेरा किया है। आपको नहीं लगता कि आपने भी सोचना चाहिए? तो ये बातों के ऊपर आपने एक करने का। दूसरी शेड्यूल कास्ट के लोग मेरी सुन रहे हैं, उसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है, शंकर राव माने ने किया है, SC/ST कमीशन के चेयरमैन, कि जब इनके ऊपर अत्याचार होता है, जब इनको वोट देना पड़ता है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग इनको जब वोट देना पड़ता है तो ये अच्छे वोटर करके सबके प्यारे रहते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर कोई एट्रोसिटीज होती है तो लड़ने के लिए, इनको बचाने के लिए दूसरा समाज कभी नहीं आता। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ शंकर राव माने, हुआ चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन। तो इस समाज ने भी अपने समाज को बढ़ाने के लिए ST को जोड़ना चाहिए, बहुजन को जोड़ना चाहिए, OBC को जोड़ना चाहिए। और जो मैंने बताया ना, जो जात जात में झगड़ा लड़ाने वाला, वो मैकमिलन का रिसर्च है बीजेपी के ऊपर, और ये रिसर्च आपको अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। मेंडोसन ने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च के अनुसार एजवा जाति के ऊपर एक रिसर्च हुआ है, जैसे महार इधर है वैसे उधर है। तो इन सारी चीजों में आपको करना क्या है वो मैं एक्शन प्लान बना देता हूँ। सबसे पहले तुम महाराष्ट्र सरकार को, अभी यहाँ हो, देश के बारे में बाद में सोचना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगली हियरिंग में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि 20-25 लाख का मामला है, तो हम लोग हरीश साड़वे को ला रहे हैं वो हियरिंग के लिए। उसको थोड़ा इमोशनली बोला गया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हरीश साड़वे विल स्पीक ऑनलाइन फ्रॉम लंदन एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ स्पेशल बेंच। स्पेशल बेंच में आपके चहेते गवई साहब महाराष्ट्र से, जस्टिस खन्ना है, और जस्टिस एक लेडी है, उसका नाम याद नहीं लगा, नागम्मा है कुछ तो इन लोगों के सामने हरीश साड़वे आगे। मैंने कोशिश की है कि महाराष्ट्र से अच्छा वकील जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसी चीजों के लिए पैसे नहीं देती, ये आपको भी मालूम। आणि भांडून तरी किती भांडणार हो, आमच्या बोललेला काय किंमत है। और आपको मालूम है हमारे MLA कुछ बोलते ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं समझते। जब ये प्रदीप गायकवाड़ जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मोर्चा निकाला, 512 MP को लेटर लिखा गया कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गलतियां है, आप बात करो। एक भी नहीं भी पार्लियामेंट में अभी तक बात नहीं। कल शरद पवार ने लेकिन अच्छी बात कर दी, आपने थैंक यू बोलना चाहिए, बेचारा अकेला पड़ गया अपने भतीजे के कारण, की नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आणि न्यू आता आपण शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। उनका स्टेटमेंट है, लोकसत्ता में आया। चलो भाई, कम से कम 30-40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार तो बोले तुम, क्योंकि उनके आत्मचरित्र में लिखा है, मैंने पढ़ा है कि आरक्षण देना चाहिए, इसके मैं फेवर में हूं, लेकिन आरक्षण में से प्रमोशन देना चाहिए इसके खिलाफ। ये लिखा उनका चरित्र है। शरद पवार का राजकीय प्रवास करके किताब है, मराठी में है, उसको लोक माझे सांगती किताब, आप पढ़ते नहीं इसलिए पता। तो एक बार टेलीविजन से मैंने बोल दिया कि शरद पवार शुड इम्प्रूव हिज जनरल नॉलेज एंड ही शुड अंडरस्टैंड द बेसिक एनालॉजी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो मुझे काफी लोगों ने बता, क्योंकि महाराष्ट्र अभी और 2 साल एक अंतर विरोध से गुजरने वाला है।
मराठे झगड़ेंगे ब्राह्मणों से सत्ता को काबिज करने के लिए नहीं, सत्ता का ब्लैकमेल करके सत्ता हस्तगत करने के लिए, टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर। अब ऐसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हालात में ओबीसी कहाँ है, शेड्यूल कास्ट कहाँ है, शेड्यूल ट्राइब कहाँ है? एक सवाल आपसे। तो ये पहला महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आपने ये लिखना चाहिए। दूसरा, आप लोगों ने एक परिसंवाद या ऐसे लेके लोगों को प्रबोधन करना चाहिए। और तीसरा, अपने एमपी एमएलए को लेटर लिखना चाहिए कि आपने कर दिया। तो मुझे बोलने के लिए चांस दिया तो धन्यवाद, और सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।